जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर के स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएसएससी सीजीएल 4 के टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना। ठीक है, आज ये पहला सेशन है। हम लोग इसको देखेंगे कि ये सीजीएल लेवल 4 का इसमें कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और अभी रिसेंटली जो एडिटोरिया के द्वारा टेस्ट सीरीज कन्वर्ट करवाया गया है उनके क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। आज ये पहला टेस्ट का आपको एनालिसिस है ना, डिस्कशंस हैं, तो हम लोग इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। पूरा जो भी प्रश्न है उसको अच्छे से निचोड़ का पूरा अच्छा से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नों को देखने से पहले जो ना इनका थोड़ा सीजीएल का जो ना सिलेबस को समझ जाते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बीपीएससी के हैं, बीपीएससी एडीओ के हैं, है ना, इस सब के स्टूडेंट्स हैं। तो उनमें हमको इसमें आपको समझना चाहिए कि एडीओ वाले सीजीएल तैयारी करें या नहीं करें वगैरह सब कुछ मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, इसका सिलेबस जो है ना आपके एडीओ का लगभग मिलता जुलता है। अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हो तो एडीओ का लगभग तैयारी हो रहा है, और एडीओ का तैयारी कर रहे हो तो लगभग सीजीएल का तैयारी हो रहा है। लेकिन आपको जो हम लोग सेशन दे रहे हैं ना, आपको जितने भी सेशन देंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इर्द गिर्द जो होता है उनको हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप लोग यही करेंगे जो भी हम लोग सेशन दे रहे हैं तो सब सेशन को आप देखिएगा। चाहे आप केवल सीजीएल के एग्जाम देने वाले हैं ना, एडीओ के भी टेस्ट के क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, क्यों देखना अब बताता हूँ। देखिए, सीजीएल में टोटल जो है ना इसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे, 150 सवाल पूछे जाएंगे, और टोटल समय क्या आ जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का, और 600 अंकों का प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक दिए जाएंगे। और 150 प्रश्नों में कैसे पूछे जाएंगे, देखो इसमें 75 और 75 बांट दीजिए। ठीक है, 75 बांट दिए। ये इसलिए बांटा गया है क्योंकि इसमें आप देखोगे ना 75 जो है ना आपको मैथ्स और रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा, 75 मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके बाकी 75 सवालों में से जैसे आपका जैसे आर्ट पेपर का हो जाएगा, साइंस के आ जाएंगे। ठीक है, ये आप देखो 2 पार्टों में बांटा गया है। वो भी कैसे कैसे बांटा गया इसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। इसमें टोटल मैथ्स जो है ना 25 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सिलेबस में आपको दिया गया है, नोटिफिकेशन में दिया गया है। ओके, रीजनिंग में आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 50 75 हो गया। मैथ्स और रीजनिंग आपको ये 75 सवाल हो गए। इसमें 8 पेपर मतलब को बोले तो इसमें आप जगह हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, और आपको करंट अफेयर्स हो गया, और बिहार स्पेशल आपके 8 पेपर में आ जाएंगे। 8 पेपर में आपके 50 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद ये एस लिखा था मैंने, साइंस में आपको 25 सवाल पूछे जाएंगे। साइंस में आपको ज्योग्राफी भी आ जाएगा। ठीक है, साइंस देखिए ज्योग्राफी इज ए साइंस। ठीक है, तो साइंस में ही आपको ज्योग्राफी आ जाएगा। तो ज्योग्राफी को लगा के साइंस में लगा के लगभग 25 सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस समझ आ गया होगा, और हम लोग अब देखेंगे पहला क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या सवाल है, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए, आज के सेशन का पहला सवाल क्या कह रहा है, गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास का प्रावधान तय किए थे। मतलब किस लिए किया था, मतलब ये 1932 ईस्वी में गांधी जी उपवास धारण कर लिए थे। ये उपवास धारण करने की वजह क्या थी, ये पूछे जा रहे हैं हम लोग से, है ना। ये इसलिए उपवास में थे क्योंकि रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। मतलब इसमें क्या कह रहा है, उस समय जो ना 1932 ईस्वी में ये रेमजे मैकडोनाल्ड पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे। ठीक है, उनके द्वारा भारत में क्या कहता है सांप्रदायिक अधिनिर्णय लाया गया था। ये क्या होता है, ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है ना ये दलित वर्गों के लिए, इसमें दलित वर्गों के लिए जो है ना पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। किसका क्या कहता है, दलित वर्गों के लिए। ठीक है, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। और इसे जो है ना गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने इसको भारतीय समाज की एकता के लिए घातक माना है। क्योंकि गांधी जी का यह मत था कि इसमें जो है ना हिंदू समाज में अस्थायी विभाजन हो जाएगा। इस वजह से गांधी जी ने इनका विरोध भी किया था, और विरोध होने की वजह से ये जो है ना 1932 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया था, उपवास धारण कर लिया था। और उपवास धारण कहाँ किए थे, ये आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं, और कई बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जैसे आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस जेल में थे जब उपवास धारण किए, तो वो यरवदा जेल में थे। कहाँ पे थे, यरवदा जेल में थे। ठीक है, यरवदा जेल में थे। ओके, तो यरवदा जेल में उन्होंने उपवास धारण किया था। और इसका जो ना समापन कब किया था, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, 24 सितंबर 1932 में। और यही जो है ना यही समापन एक समझौते के माध्यम से किया गया था। ये समझौता कौन था, पूना समझौता। ठीक है, कौन सा समझौता था, पूना समझौता। ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं कि पूना समझौता कब हुई। तो आपको ध्यान रखना 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता की वजह क्या थी, यही सब वजह थी। ठीक है, ओके।
और ये पूना समझौता किनके किनके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर जी के मध्य हुई थी, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए का एक प्रश्न पहला का आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए, उम्मीद करता हूँ पहला सवाल आप सभी समझ चुके होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? मिलानचील के लिए कह रहा है जैसे फकीर विद्रोह कहाँ पे है, मतलब फकीर विद्रोह जो है किस राज्य में, कहाँ पे इसका जगह पूछे जा रहे हैं। तो फकीर विद्रोह जो है ना आपको देखने को मिलेगा बंगाल में। फकीर विद्रोह कहाँ में देखने को मिलेगा? बंगाल में। उसके बाद कुका विद्रोह जो होता है, कुका विद्रोह ये पंजाब में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका मोपला विद्रोह जो है ना आपको देखने को मिलेगा केरल में। उसके बाद आपका खासी विद्रोह जो है ना असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको जैसे मान के रंपा विद्रोह किस स्टेट में से संबंधित है, रंपा विद्रोह किस स्टेट से संबंधित है, रंपा विद्रोह। उसके बाद आप संथाल विद्रोह, ये सब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह किस स्टेट से संबंधित है। उसके बाद आप एक और बता दोगे मुंडा विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब तीनों के तीनों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो आप इनको जरूर बताएंगे। और आप एक और चलिए पहले अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आप देखोगे अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति में कम नहीं था। ये मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने इस एक आंदोलन के बारे में कहा था कि इसको जो वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि भारतीयों का उत्साह जो चरम पर था, है ना। तो इस वजह से उस आंदोलन के बारे में आपको बताना है। तो आंदोलन थे असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाए गए थे 1920 ईस्वी में, है ना, 1920 ईस्वी में चालू किया गया था। उन्हीं आंदोलन के को जो है ना आंदोलन को रोकने की वजह से जो है ना सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जैसे असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 ईस्वी में होता है, कब? 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में। ठीक है, चौरा चौरी हत्याकांड जब हुआ था उसी के दरमियान जो है महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, इस आंदोलन को वापसी ले लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। अलग कब कर दिया गया था ये पूछे जा रहे हैं। तो आप देखोगे 1853 का चार्टर अधिनियम में जो ना ये गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था। ये आप जो है ना संविधान के जो है ना ये पूरा सब कुछ अच्छे से याद कर लीजिएगा। हर बार सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय दी नीदरलैंड यानी कि असहयोग आंदोलन के समय दी नीदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये मजरूल हक जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मजरूल हक के द्वारा, ये जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और असहयोग आंदोलन कब था? 1920 से 22, अभी जस्ट बताया 1920 से 22 समय के समय में जो है ना ये दी नीदरलैंड नामक पुस्तक का लिखा था। ठीक है, तो कौन? मजरूल हक ने लिखे थे। ठीक है, और मजरूल हक का और भी कुछ जो है ना, जैसे कि आपका अखबार थे, जैसे हमदर्द हो गया, है ना, कौमी आवाज़ हो गया, ये सब जो ना मजरूल हक से संबंधित है। चलिए इस तरह से अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस सेशन को, इस सीरीज को लगातार आपको चाहिए, रेगुलर रखना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जी सर लाइए इसको, नेक्स्ट टेस्ट भी लाइए, और भी जितने भी कोचिंग संस्थान वाले अच्छे अच्छे टेस्ट हैं उनको भी लाइए। अगर आप लोग का कमेंट हम लोग को दिखा कि नहीं आपका लाना चाहिए, तो हम लाएंगे। अगर आपको नहीं पसंद है, नहीं लाना चाहिए, तो कोई बात ही नहीं है, वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें जानकारियाँ मिलती है ना। तो और वीडियो को लाइक मतलब वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, है ना। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लाइए सर। ठीक है, चलिए आपके कमेंट के माध्यम से नेक्स्ट सीरीज लाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बिहार में होम रूल की स्थापना कब किया गया था? बिहार में होम रूल की स्थापना कब किया गया था, ये आप देखोगे तो बिहार में जो है ना 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारत में होम रूल की स्थापना कब और किसने की। यहाँ मैं बिहार की चर्चा करता हूँ। बिहार की स्थापना जो है ना बिहार में 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बांकीपुर पटना में किनके द्वारा? मजरूल हक जी के द्वारा किया गया था। ठीक है,
चलिए अगले सवाल देखें। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ है? यानी कि भारत में जो ना कागज का सर्वप्रथम प्रयोग जो ना आप देखने को मिलेगा 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी से जो ना भारत में कागज का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था, ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में। और लेकिन इसका जो ना विख्यात व्यापक प्रचलन जो ना ये 13वीं से 14वीं शताब्दी में देखने को मिला। 13वीं से 14वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत काल थे उस समय जो ना कागज का काफ़ी प्रयोग जो है ना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यहाँ पे हम लोग को सर्वप्रथम पूछा जा रहा था तो 12वीं शताब्दी में। अगर इसी में आपसे पूछा जाता कि व्यापक प्रचलन कब किया गया था, ये 13वीं से 14वीं शताब्दी में आपको जवाब देना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? मतलब मौर्य वंश के बाद जो है ना, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश जो है ना राज्य किया था? तो आप देखोगे शुंग वंश ने। शुंग वंश देखिए, इसमें क्या था, मौर्य वंश का अंतिम शासक थे बृहद्रथ, ठीक है, कई बार मैंने बताया अभी। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके जो है ना शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग ने ही ये बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किताब उल यामिनी किसकी रचना है? किताब उल यामिनी किसकी रचना है? किताब उल यामिनी जो है ना ये नस्र अल अरबी उतबी का है। नस्र अल उतबी का है, ठीक है। और ये जो किताब उल यामिनी को ही हम लोग और एक नाम से जाना जाता है, जैसे तारीख ए यामिनी के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, तारीख ए यामिनी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। विजयनगर साम्राज्य की वित्त व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्त व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ये भू राजस्व थी। मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था 1336 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें जो ना वित्त व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी कब? भू राजस्व का जो ना भूमि कर का 1/6 भाग जो है ना भूमि कर हुआ करता था, 1/6। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? देखिए जो भी स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, मतलब उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इसमें वो क्या कह रहा, पंचायतों का चुनाव से संबंधित बोला जा रहा आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो आप देखोगे पंचायतों का चुनाव जो ना 243 का के में दिया गया है। अगर आप लोग बताओगे ना, मैं इसको अच्छा से ट्रिक से आपको याद दिला देता हूँ, याद करा देता हूँ आपको। भूल जैसे होता है ना, ई में क्या है, डी में क्या है, सी में क्या है, ए में, बी में क्या है, मैं आपको 1 मिनट लेता हूँ, अच्छे से मैं समझा देता हूँ कि किस में क्या क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ले रहा हूँ वाइट कलर, ठीक है। चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ। उम्मीद करो आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इसको समझ लिए ना आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए 243 का ए, ठीक है। ए मतलब A B C D, उसके तब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ E F G H, फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। H तक देखते हैं। A4 क्या होता है? A4 मतलब एसोसिएशन मतलब क्या होता है? सभा का इंग्लिश क्या होता है? एसोसिएशन, मतलब ए से सभा, एसोसिएशन, ठीक है। B4 B4 क्या होता है? बनाना। अब लिखते जाओ, बनाना मतलब क्या होता है? किसी का गठन करना, समिति का गठन करना, पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना, ठीक है। बनाना मतलब क्या होता है? गठन। मैं शुरुआत में जो ना ये ट्रिक लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको आर्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिला लास्ट में, ठीक है। B4 बनाना, क्या बनाना? गठन करना। कुछ भी गठन करना क्या होता है? बनाना ही होता है। सी मतलब आप देखोगे ना डायरेक्टली लिखो संरचना, C4 संरचना पंचायती राज व्यवस्था की संरचना से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। संरचना जहाँ भी शब्द मिल जाएगा तो सी में जाएगा। उसका D4 क्या होता है? दबा कुचला मतलब क्या है? या दबा कुचला मतलब क्या है? देखोगे जो दबा कुचला कौन होता है? जो जिनके पास ना ताकत होता है, मतलब जो छोटे लोग होते हैं वो दबा कुचले होते हैं ना। आप दबाते किसके हो? अंबानी को आप दबा पाओगे? मोदी जी को दबा पाओगे? नहीं दबा पाओगे। जो आपसे छोटे हैं उनको आप लोग दबा सकते हो, और जो दबे हुए हैं, जिनको दबा हुआ है, उन्हीं को आरक्षण दिया जाता है। जैसे SC ST को ले लो, वो दबे हुए हैं थोड़ा, है ना। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन है ना सी हकीकत, तो वो दबे कुचले हैं, इसीलिए उनको आरक्षण दिया गया। इसीलिए D4 आरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरक्षण। तो दबे कुचले का से लेके आप आरक्षण का संबंधित कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 4 समझ गए। E4 क्या होता है? जैसे अवधि क्या होता है?
ए से होता है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा साउंड अलग करो थोड़ा, क्योंकि हम लोग को याद रखने का तरीका है ना, ई अवधि अवधि अवधि, ठीक है, ई अवधि, ठीक है। चलो एफ, एफ फॉर क्या होता है, फेल, FAIL, फेल। फेल मतलब क्या होता है, फेल, फेल मतलब जो फेल हो जाता है, पास नहीं करता, मतलब उसी को निर्हरता कहते हैं, पॉलिटी की भाषा में निर्हरता कहते हैं, ठीक है, निर्हरता, निर्हरता कहते हैं, मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था से निर्हरता कर दिया गया हो, तो इसीलिए फेल। ये ट्रिक हो गया, ये ट्रिक हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। जी 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 जी, जी फॉर क्या होता है, जी फॉर ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट मतलब क्या होता है, महान, ग्रेट मतलब क्या होता है, महान। महान कौन होते हैं, जैसे आपको मैंने दबा कुचला बोला, उसी तरह महान, महान कौन होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, जिसके पास शक्ति होता है ना, उसी प्रकार मतलब पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित आपको देखने को मिल जाएगा। उसको तो एच, एच मतलब हाई पावर, मतलब शक्ति से भी ज़्यादा, हाई पावर क्या हो जाएगा, हाई पावर, मतलब ये शक्ति से भी ऊपर, जैसे को होता है कर अधिरोपण, कर अधिरोपण जो है ना एच से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कर अधिरोपण, है ना, शक्ति से भी ज़्यादा, जिनके पास कर होने का, कर अधिरोपण करने की शक्ति हो, वो हाई पावर। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको लिख लीजिएगा, या मैं जो बोलते जा रहा हूँ आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला आप हम लोग देखते हैं, एच हो गया, एच के बाद क्या आ जाएगा, आई, है ना, IJKL MNO, ओ तक होता है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का ओ तक होता है। आई, आई फॉर क्या होता है, इनकम, 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 इनकम मतलब आय, आय इनकम मतलब आय से संबंधित होता है, आय से इनकम, इनकम मतलब आय, इसका जो है ना आय का स्रोत पंचायती राज व्यवस्था से आय का संबंधित देखने को मिल जाएगा। जे, जे फॉर क्या होता है, जे, जे फॉर जो है ना जांच, जे फॉर जांच, डायरेक्ट आप लिख दो, इस पंचायती राज व्यवस्था की जांच पड़ताल करने के लिए जे से हम लोग संबंधित करेंगे। के फॉर क्या हो जाएगा, के जो ना के लिख दीजिए, के इलेक्शन, थोड़ा सा अब मैं याद करवा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि हूबहू सब कुछ आ जाए, नहीं, कैलेक्शन 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 इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, के इलेक्शन, के इलेक्शन, इलेक्शन मतलब चुनाव, है ना, ये याद रखना, कैलेक्शन, ठीक है। एल, एल फॉर लागू, लॉ से लागू, एल फॉर लागू, लागू करना, कोई नियम कानून लागू करना, है ना। उसी पर एम, एम फॉर मना करना, कोई चीज़ को मना कर देना, सीधा बात मना कर देना। एन, एन मतलब क्या होता है, एन मतलब निस्तर करना, रोक देना, निस्तर करना, रोक देना, ठीक है। ओ फॉर ऑब्जेक्शन, 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 ऑब्जेक्शन सर आप गलत बता रहे हो सर, आप सही बता रहे हो सर, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब विवाद, ऑब्जेक्शन, 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 विवाद, विवाद, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 243 ए से 243 ओ तक का पूरा, आपको उम्मीद करता हूँ मैं याद हो गया होगा, है ना, आपको याद हो गया होगा। तो चलिए याद हो गया होगा तो हम लोग देखते हैं आप इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था, पंचायती राज का चुनाव, चुनाव मतलब बोले इलेक्शन, इलेक्शन मतलब कलेक्शन, कलेक्शन, के याद है, के कलेक्शन, के कलेक्शन। अब हम लोग फिर भी देख लेते हैं डी, 243 का डी, डी, डी फॉर दबा कुचला, याद है, दबा कुचला मतलब आरक्षण, आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ई, ई ई ई फॉर क्या होता है, अवधि, अवधि अवधि, याद है, अवधि अवधि। उसका था आपका सी, सी 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 फॉर संरचना, संरचना, याद है, ठीक है, याद हो गया होगा। चलो इसी तरह से आप रिवीजन करते रहोगे तो आपका बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है ना ये 6 वर्ष 65 वर्ष तक की आयु होता है, जो 6 वर्ष का हो जाए या 65 वर्ष की आयु में हो जाए, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और ये आपको मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना आपको भाग 15 में देखने को मिलेगा और 324 से 329 तक में देखने को मिला। ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, और भी अन्य चुनाव आयुक्त का जो है ना ये 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आप अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। क्या किसी भी भाग की जा सकती है, ये किस संशोधन के माध्यम से किया गया था। आप देखोगे तो ये जो है ना ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसको आप। ये चारों पॉइंट जितने भी हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए मैं फिर भी चर्चा करता हूँ इसमें। देखिए 42वां संविधान संशोधन तो भाई साहब उसको तो हर चीज़ में आपको रटना ही होगा मेरे दोस्त। इसको
चट जाओ पट जाओ, जो भी करना है कर लो, लेकिन करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। जिससे में इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सब जो है ना 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही दिल्ली को राष्ट्र की राजधानी बनाया गया था, ठीक है। और 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा की सदस्यों की संख्या जो है ना 525 से 545 कर दिया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे अब हम लोग। अगला सवाल क्या कर रहा है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों की इससे गठित की जाती है। यानी प्राक्कलन समिति जो है ना ये सदन की सबसे निचली सदन होती है। निचली सदस्यों के मतलब निचली सदस्य क्या होता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, जो इसमें से निचली सदन का कौन होता है, लोकसभा के द्वारा इसका होता है ना। लोकसभा में इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें से एक अध्यक्ष को भी चुना जाता है। वो उनमें से किनको अध्यक्ष चुना जाता है, जो उनमें 30 है ना, तीनों में 30 में से एक को अध्यक्ष के तौर पर चुना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ना आप देखने को मिलेगा ये 3 जनवरी 2000 को देखने को मिलेगा। इसका एक मुख्य कार्य क्या हो, जैसे इसकी बिहार के मानव का अधिकार का जैसे किसी की रक्षा करना, उल्लंघन करना, जांच का सिफारिश देना, ये सब चीज़ें इसका देखने को मिलेगा। ये 1993 के अधिनियम के तहत जो है ना ये 3 जनवरी 2000 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए, मतलब जो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो अपने पद पे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। इनमें आप देखने को मिलेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये आप देखने को मिलेगा। जाकिर हुसैन जैसे आपको 1969 में देखने को मिलेगा। उसके तब फकीर अली अहमद जो है ना ये 1977 में देखने को मिलेगा। 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें आप देखोगे नीलम संजीव रेड्डी, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो इस राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये जो इससे पहले वो जैसे लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये आपके 70th के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो उन राष्ट्रपति से पहले जो वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। ये आप देखोगे 377 में देखने को मिलेगा, ठीक है, 377 में देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये आपके निम्नलिखित मनोभावों या अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और वरीयता कालक्रम में, मतलब वरीयता के बारे में बताना है कि सबसे वरिष्ठ कौन है ना। जैसे संविधान के माध्यम से भारत के प्रथम नागरिक हो जाएंगे राष्ट्रपति जी, है ना। पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर पीएम, फिर उसके बाद राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप क्या हो जाएंगे, पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। उसके बाद उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, ये सब। उसके बाद कैबिनेट, सीएम। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसमें आप देखने को मिलेगा जैसे पूर्व राष्ट्रपति पहला हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। देखिए इसमें उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, मैं इसका रैंक बता देता हूँ। ये 5वां पूर्व राष्ट्रपति 5वां स्थान पे देखने को मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये 6ठे स्थान पे देखने को मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री जो है ये 7वां स्थान पे आपको, और सर्वोच्च न्यायालय का जो है ये 9वां, और ये सॉलिसिटर जनरल का जो आपको देखने को मिलेगा 11वां में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 1 2 3 4 इसका क्रम में सजा हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल क्रम जो ना 26 होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा हमें, 26 क्रम है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, नीचे दी गई पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आपको सजाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो इसमें आप देखो नल्ला मलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, ये सब आपको देखने को मिलेगा उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी मतलब देखोगे पश्चिम की ओर, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। पूरब मतलब ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। इसमें से पूछे जा रहे कौन कौन सी नदी जो है अरब सागर में आकर गिरती है। तो ये आप देखोगे नर्मदा, माही और ताप्ती, ये तीनों के तीनों ऐसे नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो 1 2 3 हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे साबरमती भी जो है पश्चिम की ओर गिरते हैं, लूनी भी आपको पश्चिम की ओर गिरती है, लेकिन हालांकि वो लूनी तो लुप्त हो चुकी है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे, ओके। ये महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उससे संबंधित राज्य से समेकित नहीं है। मतलब ये परमाणु संयंत्र के बारे में बोला जा रहा है, कौन कौन से किस राज्य के अंतर्गत आएंगे। नरोरा उत्तर प्रदेश में सही है, सॉरी,
कुडनकुलम, कुडनकुलम जो नहीं ये कर्नाटक में नहीं देखने को मिलेगा, ये बल्कि जो है ना तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में, यही सही जवाब हो जाएगा क्योंकि हम लोग को गलत ढूंढना था। ये काकापारा जो है ना ये गुजरात में, तारापुर जो है ना महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। आप एक काम करो, आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुली हुई है तो आप रावत भाटा किस राज्य में है ये आप बताओगे, रावत भाटा किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब ये आपसे जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण यहाँ से दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है ना सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ये वाले क्षेत्र तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वर्षा होगी, वर्षा कम होगी इसमें, क्योंकि इसमें आप देखने को मिला वृष्टि छाया है, वृष्टि छाया होने की वजह से इधर वर्षा कम होगी। तो इधर कौन आप देखने को मिलेगा, यहाँ बिहार में तो भाई वर्षा अब हर साल बाहर आती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई तो यहीं पे है, दिल्ली यहाँ पे है, मतलब आप देखोगे ये क्षेत्र ऊपर में, इधर तो वर्षा इससे ज़्यादा होगी इधर की अपेक्षा, तो इधर आपका चेन्नई देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार क्यों होती है। ये देखोगे पूर्वी तट की अपेक्षा जो ना ये पश्चिमी तट में जो है ना इधर कम चावल होती है, इधर अधिक होती है। इसकी वजह ये है, इसका मुख्य वजह जो है ना आपको देखने को मिलेगा क्या बोलता है, ये पूर्वी तट पर पश्चिमी तट से चौड़ी और डेल्टा होने की वजह से जो है ना आपको देखने को मिलेगा इसी चावल का पैदावार ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है ना सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में यहाँ पे जो है ना क्या होता है, उच्च तापमान और उच्च ताप होने के साथ साथ प्रचुर वर्षा होती है, जो जीवन के लिए अनुकूलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन लगता है छोटा है ना, हाँ क्वेश्चन छोटा है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भारत में जो है ना चक्रवात को क्या बोले जाते हैं, चक्रवात ही बोले जाते हैं, है ना। चक्रवात के अलग अलग नाम हैं, जैसे हम लोग भारत में चक्रवात बोलते हैं, उसी प्रकार जो है ना ये चाइना में जो है ना, चीन में टाइफून बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ना विली बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अमेरिका में जो है ना बायुगो तो फिलीपींस में बोला जाता है, तो अमेरिका में क्या बोला जाता है, अमेरिका में जो है ना हरिकेन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए हम लोग क्या कहता है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। जिसमें से देखोगे तो बिहार के नेपाल से जो ना टोटल 7 जिले है ना, टोटल 7 जिले देखने को मिलेगा। उसमें से आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज देखने को मिलेगा। इसके साथ आप देखो ये तो उत्तर की तरफ हो गया, पूरब की तरफ किशनगंज हैं जो कि 3 जिलों से होंगे। दक्षिण में जो है आपको देखने को मिलेगा झारखंड 8, और उत्तर पश्चिम में जो है यूपी जो कि 8, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मानव संसाधन विकास के सर्वोच्च सहायता जो ना 8वां पंचवर्षीय योजना के माध्यम से दिया गया था, जिसका कार्यकाल 1992 से 97 देखने को मिलेगा। तो ये पंचवर्षीय योजना को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया प्रचुर मात्रा प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। इसे जो ना ये नेवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर इसमें जो है व्यक्तिगत कर और निगम कर, ये दोनों के दोनों आपको देखने को मिलेगा, ये प्रत्यक्ष कर। बाकी ये सीमा शुल्क और सेवा शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन 1 और 2 सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार एवं जारी की जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये वर्ष में 2 बार आती है, इसलिए ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आपको देखने के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य से संबंधित है, और भटनागर पुरस्कार जो है ना ये साइंस से संबंधित है। ज्ञानपीठ साहित्य से संबंधित है, और भटनागर पुरस्कार साइंस से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। उसके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा से संबंधित है। अब क्या करोगे, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी रिसेंटली किनको मिला है, भटनागर पुरस्कार किनको मिला है, अर्जुन पुरस्कार किनको मिला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखोगे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस बोला जाता है, भारत की शिक्षक दिवस नहीं। विश्व शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में जो है ना, भारत की शिक्षक दिवस जो है ना ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन हम लोग का यहाँ सही जवाब का 5 अक्टूबर, ठीक है। ये 5 अक्टूबर को इसको देखने को मिलेगा। ये 1994 से बनाया जाता है, 1994 से यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो ये 5 सितंबर तो भारत के शिक्षक दिवस हो जाएंगे। 14 सितंबर को जो है ना ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं, और 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, बाल दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ? वेनेजुएला की राजधानी कराकास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अभी चर्चा में है। आप क्या करोगे, वेनेजुएला की मुद्रा क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्या है वेनेजुएला की मुद्रा क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मस्कट जो है ना ये ओमान की राजधानी है, ओमान से भी अभी भारत का जो है ना अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, तो ये भी चर्चा में है। तो ओमान की राजधानी क्या हो जाएगा, मस्कट हो जाएगा। इसके बेलग्रेड जो है ना, बेलग्रेड जो है ना सर्बिया की राजधानी है, और काहिरा जो है ना ये मिस्र की राजधानी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पहली भारतीय कंपनी जिसे यूएसए नास्डॉक में सूचीबद्ध किया गया था, उस कंपनी का नाम क्या है? उनका नाम जो है इन्फोसिस है। इन्फोसिस को जो है ना 1999 ईस्वी में इनको नास्डॉक सूची में शामिल किया गया। ये नास्डॉक होता क्या है, जैसे तुम देखोगे ना, इसमें अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है जो तकनीकी कंपनियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होता है। तो उन्हीं को जो है ना ये नास्डॉक जो है ना सूची में शामिल किया जाता है। तो ये इन्फोसिस को शामिल किया गया था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर सबसे योजनाबद्ध शहर है? सबसे योजनाबद्ध शहर मतलब कि उसकी सजावट वगैरह बहुत अच्छी है। तो ये आप देखोगे चंडीगढ़ की जो ये वास्तुकार कौन थे, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर मान के चलो ये अच्छे योजनाबद्ध हैं, तो लेकिन इसके डिजाइन कौन किए थे? ये एक फ्रांसीसी वास्तुकार थे जो जिनका नाम था कार्बूसियन, ले कार्बूसियन, ठीक है, ले कार्बूसियन इसका नाम था। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2006 में किरण देसाई को उनकी किस कृति के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था? 2006 में बोला जा रहा है। 2006 में जो ना अब देखने को मिलेगा ये द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ब्रिज किस खेल में अपनाई जाने वाली तकनीक है? ब्रिज किस खेल में अपनाई जाने वाली तकनीक है? कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संगणना के लिए किस भाषा का प्रयोग उपयुक्त किया जाता है? ये फोर्ट्रॉन, ठीक है, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम जो ना ये फार्मूला ट्रांसलेशन है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में। इसकी स्थापना जो है ना 1890 में किया गया था। 1890 में ये किनके अधीन होते हैं? ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसका करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला था? ये केरल पर्यटन को इसलिए दिया गया था, इसमें सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए इनको जो ना ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस देश ने विश्व का पहला द्विटावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? ये चीन ने किया है। कौन ने किया है? चीन ने। इसमें जो ना ऊर्जा दक्षता को 24% बढ़ाता है, और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पिघले हुए नमक को जो है ना नमक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो ये आप देखोगे विक्रम वन ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? हैदराबाद से। ये जो एक निजी कंपनी है, मतलब ये जो निजी कंपनी से बोला जा रहा, तो निजी कंपनी जैसे स्काई रूट जो है ना, स्काई रूट एरोस्कोप, ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो विक्रम वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भारत के किस राज्य ने 4 ज्ञात लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है? ये आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। 4 लुप्तप्राय का नाम सुन लीजिए, शेर पूंछ वाले मकाक, मद्रास हेजहॉग, उसका धारीदार लकड़बग्गा, हम्प-हेडेड महासीर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। महिला वर्ल्ड कप जो है ना अभी रिसेंटली हमारे प्यारे देश की भारतीय लड़कियों ने जीती है, महिलाओं ने जीती है। तो इसमें आप देखोगे इसमें सवाल और क्या क्या बनाए जा सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच जो ना शेफाली वर्मा को मिला था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो ना ये दीप्ति शर्मा को मिला था। टूर्नामेंट के बारे में जो ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, अभी रिसेंटली जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था उनमें सवाल पूछा गया था, है ना, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अभी जो बिहार का इलेक्शन हुआ था उनमें से कौन कौन से सीटों का कितने संख्या मिले थे? सबसे बड़ी जो है ना बीजेपी का पार्टी मिले थे, बीजेपी का आपको 89 में देखने को मिलेगा। जो उसके बाद जेडीयू का तो 85 था। उसके बाद आप देखोगे तो उसके बाद आपको आरजेडी को मिला था, आरजेडी जो ना 25 मिला था, और एलजेपी को जो 19 मिला था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मात्र 6 मिला था। तो इसमें आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? मतलब वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है ना किनको चुना है? तो ये आप देखोगे पारासोशल, पारासोशल जो है ना ये एक तरफा भावनात्मक संबंध होता है। ठीक है, भावनात्मक, ओके। और वॉइस कोडिंग जो ना, वाइब कोडिंग जो है ये केलिंस डिक्शनरी के द्वारा ये जो है ना वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2025 में। रैंकबेट जो है ना ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चुना गया है। स्लोप जो है ना ये मरियम वेबस्टर के द्वारा चुना गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। केंद्र मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कब तक से मंजूरी के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये आप देखोगे तो 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इनमें से किसने द महात्माज मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी? महात्माज मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी राजेश तलवार जी ने, इनके जो महात्मा गांधी के जो ना हिंद स्वराज की आलोचना करती है इसी पुस्तक के माध्यम से, महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 समारोह के बारे में असत्य कथन चुनना है ना? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार लापता लेडीज को मिला, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किरण राव ने जीती है, बिल्कुल सही है। ये किरण राव किस फिल्म के लिए जीती है? लापता लेडीज के लिए। और सर्वप्रमुख भूमिका में सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेत्री का पुरस्कार नीतांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए दिया गया, ये सही है। मतलब ये सभी के सभी सही है, ऊपर में से कोई नहीं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। और मैं एक सजेस्ट दूंगा, अगर आप में से कोई भी लापता लेडीज मूवी नहीं देखें उसको जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, काफ़ी अच्छी मूवी है ना, जरूर देखिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य करने के लिए आवश्यक बल धकेलने की तुलना में उठाने में अधिक होते हैं। देखिए आप कार्य करोगे, कार्य करने मतलब किसी चीज़ को यहाँ पे इधर से धक्का दे रहे हो, अगर यही चीज़ जो है ना ऊपर से उठा रहे हो, इसमें से सबसे ज़्यादा बल जो है ना ऊपर से उठाने में लगेंगे। ऊपर से उठाने की वजह क्या है? देखोगे ऊपर से उठाने की वजह है, अब नीचे में आपको पता है नीचे में गुरुत्वाकर्षण बल है, हम लोग जो है ना नीचे धरती पे क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल ये जैसे मान के लोग कोई ऊपर उठा रहा है, कबर उठा रहा है, तो ये नीचे भी तो गुरुत्वाकर्षण लगाया जा रहा है। तो मतलब 2 प्रकार के बल लगाए जा रहे हैं, इधर से भी खींचा जा रहा है और इधर से भी खींचा जा रहा है। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से ऊपर जो उठाते हैं कोई भी चीज़, वो ज़्यादा हम लोग को बल चाहिए उनके लिए। ठीक है, तो ये सही है। रोलिंग घर्षण स्काइलिंग घर्षण से अधिक होता है, नहीं अधिक नहीं होता बल्कि कम होता है, तो ये सही है, आर गलत है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होते हैं? कौन सा परिवर्तन प्रभावित होते हैं? इसमें केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग जो है इसमें परिवर्तन प्रभावित होते हैं। दूध उत्पादनों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये ब्यूटीरोमीटर्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ लैक्टोमीटर जो ना ये दूध की शुद्धता मापा जाता है इससे, है ना। सेक्रोमीटर क्या होता है? तरल पदार्थों में चीनी या शर्करा की मात्रा का इसका जो ना प्रयोग किया जाता है, मतलब इसका मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग अब, वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से स्वयं में होकर गुजरने देते हैं उसे कुचालक कहते हैं। नहीं कुचालक नहीं बल्कि सुचालक कहते हैं। कुचालक क्या है? सुचालक कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान की परास 32 से 42 नहीं बल्कि 35 से 42 होता है। ये दोनों के दोनों गलत हैं, है ना, दोनों के दोनों गलत हैं, हम लोग को सही ढूंढना था। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सही समेकित नहीं है, सही समेकित कौन नहीं है ये पूछे जा रहे हैं। तो ये आप देखोगे एमीटर विद्युत धारा, ये तो सही है। विद्युत वाहक पोटेंशियोमीटर, ये भी सही है। वोल्ट मीटर विभवांतर, ये सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं बल्कि परिपथ हो जाएगा। ठीक है, परिपथ हो जाएगा, विद्युत परिपथ, यही सही है हमारे लिए। ठीक है, डायोड का प्रयोग किया जाता है। डायोड का प्रयोग जो है ना एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन और बी। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें जो ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा
हानिकारक है। ये इसका वजह है, इसमें जो है सबसे अधिक वेदन क्षमता वाली गुण है, इसी वजह से इसमें ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकिरणों के आवर्ती को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में जो है ना आवर्ती को बढ़ते क्रम में बताना हम लोग को, है ना। तो इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा है ना आपको रेडियो में देखने को मिलेगा, उसके बाद अवरक्त विकिरण में देखने को मिलेगा, उसके बाद दृश्य प्रकाश में देखने को मिलेगा, एक्सरे में देखने को मिलेगा। 4 नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। प्रकाश की गति सबसे कम जो है ना ये ठोस माध्यम में होती है। किसमें? ठोस माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम में के अंतर्गत क्लिकनर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। इसमें आप देखोगे सेटिंग के दर को मंडित करने का उद्देश्य से इसको मिलाया जाता है। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न हो परंतु उनकी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वे कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचीवन से सूचीवन मिलाना हम लोग को, है ना। तो सिट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बोला जा रहा है। सिट्रिक अम्ल का जो ना C6H8O7 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा। एसिटिक अम्ल जो है ना ये CH3COOH। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल जो है ना फॉर्मिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा HCOOH। उसके बाद लैक्टिक अम्ल का यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कार्नोटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। कार्नोटाइट जो ना ये यूरेनियम का एक अयस्क है। नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है। नीला कशिश का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ डैश गैस का मिश्रण होता है। इसमें आप देखोगे हीलियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एवियन फ्लू वायरस है जिसे बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। ये H5N1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये चर्चा में भी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कारक कौन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कारक जो ना विलियम एंथोवेन थे। ये 1903 में किया था, 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है, ये पूछे जाते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा पोस्ते में। ऑप्शन नंबर सी में। आलू के भंडारण के ऑक्सीजन O2 की कमी से डैश रोग होता है। इसमें कौन सा रोग होता है। ये ब्लैक हार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन है जिनके माध्यम से सोने जागने का चक्र नियंत्रित होता है। ये मेलाटोनिन होता है। ऑप्शन नंबर ए मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन। ये पिटोसिन जो है एक प्रकार का दवा होता है जिसका रक्तचाप का नियंत्रण के लिए होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिटेनस का रोग का होने का कारण जो है ये जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक हिस्से में तो निकल गया, है ना। खसरा आपको देखने को मिलेगा, ये जीवाणु का रोग। उसके बाद देखोगे पायरिया जो है ना ये प्रोटोजोआ और एथिलीट फूड जो है ना कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के माध्यम से नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। चिकनाई किसके माध्यम से। हार्डियन ग्रंथिया के माध्यम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको बताना है ना। तो ये इसमें आप देखने को मिले थायराइड ग्रंथि इसमें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए आप अगला सवाल कितना होंगे 74, है ना। अब हम लोग देखेंगे 75। तो इसमें क्या कहा, निम्न में से कौन से स्वाद जो जीभ पर नहीं पाए जाते हैं ये पूछे जा रहे हैं। तो इसमें मीठा तो पाए जाएंगे, मीठा हम लोग को जीभ में ही पता चलेगा। कड़वा भी, नमकीन, मसालेदार जो नहीं गला में ये तो नहीं होगा। और उमामी, ठीक है, खट्टा, ठीक है, तीखा ये भी नहीं, मतलब मसालेदार और तीखा तो ये एक जगह का। 4 और 7 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये आपको देखने को मिलेगा 69 के बीपीएससी के एग्जाम का सुबह सवाल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ 75 सवाल का हम लोग आज सेशन में देखें। इसमें आप देखोगे 76 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से मैथ्स के सवाल देख पा रहे हो आप लोग। मैथ्स के सवाल हम लोग आज के सेशन में नहीं करेंगे, आप लोगों को पता होगा, है ना। क्या होगा
पता होगा, है ना। तो हम लोग का 75 सवाल जो है जीएस यानी कि जनरल स्टडी से सवाल थे, उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसी तरह से हम लोग का नेक्स्ट सेशन के माध्यम से क्या करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ्स में और रीजनिंग में टाइम चाहिए, समय चाहिए, है ना। उनके लिए अच्छा सा एक अलग सा सेशन अशोक सर के द्वारा लाया जाएगा। और हम लोग लगातार एडीओ के लिए हो या वो लगातार हम लोग क्लासेस दे रहे हैं, आप सभी सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और भी बेहतर करेंगे। बस आप सभी के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है मेरे दोस्त। प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हमारे क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।